हेलो और इस नई मुतालियाती गाइड में खुशामदीद। रिवायती चीनी तिब सुनने में कितना पुरअसरार लगता है ना, लेकिन आज हम एक तालिब इल्म की नज़र से उसके बुनियादी उसूलों और इलाज के तरीकों का गहराई से जायज़ा लेंगे। तो चलिए वक्त ज़ाया किए बगैर इन कदीम तस्वुरात की बुनियादों को दरियाफ्त करते हैं। इस गाइड का एजेंडा बिल्कुल वाज़ेह है। हम 5 मॉड्यूल्स पर बात करेंगे। चीनी तिब की बुनियाद, येन और यांग का फ़लसफ़ा, एक्यूपंक्चर, मोग्ज़िबसेशन और आखिर में मसाज। एकदम सीधी और टू द पॉइंट बात होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं चीनी तिब की बुनियाद की। ज़रा तसव्वुर करें, 2900 क़ब्ल मसीह का दौर। जी हाँ, आज से हज़ारों साल पहले। ये वो वक्त था जब एक कदीम चीनी फ़िलॉसफ़र फू हुसी ने पहली बार इंसानी तख्लीक और सेहत के हवाले से अपना नज़रिया पेश किया। मतलब ये कोई कल की बात नहीं है, इस इल्म की जड़ें वाकई बहुत गहरी हैं। और ये कोई हवाई बातें नहीं है। बहैसियत तालिब इल्म हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम जो पढ़ रहे हैं उसकी बुनियाद ठोस शवायद पर है। ये सामने मौजूद मुस्तनद मतन उसी 2900 क़ब्ल मसीह और फू हिस्सी के किरदार की बाकायदा तस्दीक करता है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, येन और यांग का फ़लसफ़ा। ये कॉन्सेप्ट बहुत अहम है। चीनी तिब को समझने के लिए ना ये 2 अल्फाज बिल्कुल रट लें, येन और यांग। ये इस पूरी तिब की डिक्शनरी की जान है। तसव्वुर यह है कि इंसानी जिस्म के अंदर 2 बिल्कुल मुतज़ाद कुव्वतें हर वक्त मौजूद रहती हैं, जैसे दिन और रात। उसूल बड़ा सादा है, अगर ये दोनों बिल्कुल बैलेंस में हैं, तवाज़ुन में हैं, तो इंसान मुकम्मल सेहतमंद है। और अगर ये तवाज़ुन ज़रा सा भी बिगड़ा तो बस बीमारियां शुरू। अब सवाल ये है कि भाई ये क़व्वतें जिस्म में काम कैसे करती हैं? इसका जवाब है इस नंबर में, 12। हमारी बॉडी में बिल्कुल किसी हाईवे की तरह 12 मखसूस रगें या चैनल्स हैं जो तमाम अंदरूनी आज़ा को आपस में जोड़ते हैं। और इन्हीं 12 रगों के अंदर ये येन और यांग 24 घंटे सफ़र करते रहते हैं ताकि पूरा सिस्टम परफेक्ट चलता रहे। लेकिन मसला तब होता है जब इन रगों में कोई सिद्दा यानी रुकावट आ जाए। रुकावट आई तो क्या होगा? ज़ाहिर है येन और यांग का रास्ता ब्लॉक हो जाएगा, तवाज़ुन बिगड़ जाएगा और इंसान बीमार पड़ जाएगा। तो लॉजिक क्या कहती है? लॉजिक ये है कि सेहत वापस लाने के लिए इन रुकावटों को हटाना होगा। और आगे हम जो 3 इलाज पढ़ने वाले हैं उनका असल टारगेट यही रुकावटें दूर करना है। तो चलिए अपने तीसरे और सबसे मशहूर हिस्से की तरफ चलते हैं, एक्यूपंक्चर यानी सुइयों से इलाज। इसकी डेफिनेशन ज़रा गौर से सुनिएगा। एक्यूपंक्चर या इलाज बिल अबर एक ऐसा तरीका है जो 2800 क़ब्ल मसीह से चला आ रहा है। इसमें होता क्या है? जल्द पर ख़ास मकामात पर सुइयां चुभोकर एक किस्म की तहरीक या स्टिमुलेशन पैदा की जाती है। मकसद वही पुराना है, अनब्लॉक शुदा रगों को खोलना ताकि निज़ाम दोबारा चल पड़े। अब ऐसा नहीं है कि जिस्म में कहीं भी सुई लगा दी, बिल्कुल नहीं। चीनी तिब के मुताबिक इंसानी जिल्द पर पूरे 365 मखसूस पॉइंट्स हैं। और मज़े की बात यह है कि ये सब पॉइंट्स अंदर की उन 12 रगों और दिल, जिगर, फेफड़ों जैसे बड़े आज़ाद से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। गोया बाहर के एक पॉइंट का कनेक्शन सीधा अंदर की किसी खास मशीनरी से है। ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है, इसे इन 4 स्टेप्स में समझते हैं। पहला स्टेप, बाहर जिल्द पर सुई लगाई। दूसरा स्टेप, आसाब यानी नर्व्स के जरिए एक दर्द की लहर अंदर तक दौड़ती है। तीसरा स्टेप, ये लहर सीधा जाकर इस रुकावट को हटाती है। और चौथा स्टेप, जैसे ही रुकावट हटी, यिन और यांग का तवाज़ुन वापस आ गया। कितना कमाल का मैकेनिज्म है ना? ज़ाहिर है वक्त के साथ टूल्स भी तो बदलेंगे ना। पुराने वक्तों में ज़रा शाही अंदाज था, सोने और चांदी की सुइयां इस्तेमाल होती थीं। लेकिन आजकल आज के रियल वर्ल्ड में स्टेरलाइज्ड यानी जरासीम से पाक स्टील की सुइयां इस्तेमाल की जाती हैं जो मुख्तलिफ साइजेस में आती हैं और इन्हें ज़रूरत के हिसाब से गर्म या ठंडा भी किया जा सकता है। ये एक ज़बरदस्त मिसाल है कि कैसे कदीम इल्म जदीद दौर की टेक्नोलॉजी के साथ ढल गया है। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, मोग्ज़िबसेशन, जिसे हरारत और शिफा का तरीका भी कह सकते हैं। मोग्ज़िबसेशन या इलाज बिल नज़ा की फ़िलॉसफ़ी बिल्कुल एक्यूपंक्चर वाली ही है, यानी बाहर से तहरीक देकर अंदर के उज़्व का इलाज करना। मगर यहाँ टूल बदल जाता है। सुइयों की जगह गर्म धातें इस्तेमाल होती हैं। सोना, चांदी या लोहे को गर्म करके जिल्द पर सोज या जलन पैदा की जाती है। सुनकर ही थोड़ा ख़तरनाक लगता है, ठीक है ना? अगर हम इन दोनों का मुवाजना करें तो फ़र्क साफ नज़र आता है। एक्यूपंक्चर आज भी पूरी दुनिया में धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन मोग्ज़िबसेशन के साथ एक बड़ा प्रॉब्लम है। गर्म धात से जिल्द को जलाने की वजह से दाग और ज़ख़म बन जाते हैं जो उम्र भर के निशान छोड़ देते हैं। और इसी दर्दनाक साइड इफ़ेक्ट की वजह से ये तरीका आजकल तकरीबन मतरूक हो चुका है, यानी ना होने के बराबर इस्तेमाल होता है। यहाँ अपने सोर्स मटेरियल पर वापस एक नज़र डालते हैं।
ان صفحات پر بالکل واضح ہے کہ کیسے یہ کتاب منظم انداز میں ہمیں ایکیوپنکچر کے بعد موگزیبسیشن اور پھر مساج کی طرف لے کر جاتی ہے، ایک مکمل ترتیب وار گائیڈ جو ہمیں ہر طریقہ کار سے متعارف کرواتی ہے۔ اور اسی ترتیب کو فالو کرتے ہوئے ہمارا 5واں اور آخری طریقہ ہے مساج یا علاج بالدلک۔ چینی طب میں مساج کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ یہ وہ علاج ہے جس میں ہاتھوں کے دباؤ کے ذریعے جلد کے انہی خاص پوائنٹس کو متحرک کیا جاتا ہے تاکہ اندرونی اعضاء مضبوط ہوں۔ مطلب وہی پرانی تھیوری، باہر سے پریشر دو، اندر سے ہیلتھ بہتر کرو۔ متن میں اس کے استعمال کی بہت پریکٹیکل مثالیں موجود ہیں، خاص طور پر جسمانی تھکاوٹ اور اعصابی ہیجان یعنی اینگزائٹی کو دور کرنے کے لیے تو مساج کا جواب نہیں۔ اور ٹولز بہت ہی سمپل، بس ہتھیلیاں، انگوٹھے یا اگر زیادہ پریشر چاہیے تو گولڈ چکنی لکڑی کے آلات، کوئی پیچیدہ مشینری کی ضرورت نہیں۔ اچھا، طلبہ کے لیے یہ ایک زبردست چیٹ شیٹ ہے، اس ٹیبل پر ایک نظر ڈالیں۔ ایکیوپنکچر، سوئیوں کا استعمال آج بھی بہت پاپولر ہے۔ موگزیبسیشن، گرم دھاتیں، زخم کے نشان، اس لیے اب متروک ہو چکا ہے۔ اور مساج، ہاتھوں اور لکڑی کا استعمال اور انتہائی عام ہے۔ بس یہ موازنہ یاد کر لیں، آدھا کانسیپٹ ویسے ہی کلیئر ہو جائے گا۔ اور ان سب طریقوں کا نچوڑ کیا ہے؟ یہ شاندار اقتباس دیکھیے۔ جب ان قوتوں کے درمیان توازن برقرار رہتا ہے تو صحت قائم رہتی ہے، اور جب یہ عدم توازن کا شکار ہوتی ہیں تو مرض پیدا ہوتا ہے۔ چاہے سوئیاں چبھوائیں، حرارت دیں یا مساج کریں، پوری چینی طب کا بس ایک ہی گول ہے، ین اور یانگ کے اس نازک توازن کو ہر قیمت پر برقرار رکھنا۔ تو اب جب کہ ہم نے ان قدیم اور منظم طریقوں کا تفصیلی جائزہ لے لیا ہے اور سونے کی سوئیوں سے جدید اسٹیل تک کا سفر دیکھ لیا ہے، تو جاتے جاتے سوچنے کی ایک بات ہے، ان قدیم طریقوں میں سے کس کا جدید استعمال سب سے زیادہ حیران کن معلوم ہوتا ہے؟ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو غور کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اس وضاحتی گائیڈ میں ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ سیکھنے کا یہ شاندار سفر یوں ہی جاری رکھیے گا۔